एपिसोड 279। आम हालात में मैं कभी इस तरह अंधाधुंध कदम उठाना पसंद न करता, लेकिन अब हालात कुछ और थे। सादिया अपने भाई के पास और फिलहाल महफूज थी, लेकिन बीतू के बारे में मुझे खदशा था कि वो बदतरीन दुश्मनों के कब्जे में जा चुका है और उसका गर्म खून उसे किसी मुश्किल में फंसा सकता था। मसलियत उसे कभी नहीं आई। उसे बचाने के लिए मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार था। दरवाजा खुला और मैंने नाइट विजन ऑफ कर दी, क्योंकि दूसरी तरफ तेज रोशनी थी। ये भी सजा हुआ लेकिन खाली कमरा था। यहाँ खुफिया दरवाजा एक तरफ मौजूद दीवार गिर अलमारी के साथ वैसे ही चौकोर से हिस्से में खुल रहा था, जहाँ ऐसे तमाम खुफिया दरवाजे खुलते थे। मेरी समझ में न आया कि एक तरफ तो इन दरवाजों को खुफिया रखा जा रहा था और दूसरी तरफ इन्हें यूं चौकोर खानों में रखा गया था और ये हर जगह नुमाया थे। पता नहीं इसमें क्या मसलहत थी। कमरा खाली था। फर्श के कालीन पर एक जगह धब्बा था। कालीन का अपना रंग हल्का जामनी था, इसलिए धब्बा गैर नुमाया था। मैंने उसे छूकर देखा तो हल्का सा गीला था। मेरी उंगली पर सुर्ख रंग लगा, जिससे लहू की महक आ रही थी। ये वही कमरा था जहां रामन ने अपने आदमी को खुफिया दरवाजा खोलने की पादाश में शूट किया था। कालीन पर उसी का खून था। मैं दरवाजे तक आया और बाहर की सुनगुन ली। मुझे लगा जैसे कहीं दूर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। मैंने कान लगाकर सुनना चाहा, मगर आवाजें वाजे नहीं थी। मैंने जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। कुछ अफराद हॉल के ऊपरी हिस्से में थे। यह सतहों वाला हॉल था जिसमें सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के हिस्से में जाते थे और यह हिस्सा किसी गैलरी की तरह उस हॉल के चारों तरफ था। दरवाजा खुलते आवाजें नुमाया हो गई। बोलने वाला रामन था। वो किसी से कह रहा था, बोल कुत्ते, वरना तेरा भेजा निकाल दूंगा। जवाब में किसी के भौं भौं करने की आवाज आई। कोई सचमुच कुत्ते की तरह भौंक रहा था। मैं शनाख्त नहीं कर पाया, लेकिन मुझे शुबा हुआ कि वो बीतू था जो रामन को चढ़ाने के लिए हरकत कर रहा था। फिर चटाख की आवाज आई। मैंने बीतू को कहते सुना, कुत्ता तू है जो एक आदमी को बांधकर उसे थप्पड़ मार रहा है। हाथ खोल, फिर तुझे बताता हूँ। लड़के, शहबाज को कॉल कर, वरना ये तुझे मार देगा। मुझे मुंशी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था वो उस दरवाजे के एन ऊपर वाली गैलरी में मौजूद थे, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुंशी की धमकी पर बीतू लापरवाही से बोला, मार दे, पर यह कुत्ता है, इसे पट्टा डालकर रखो। रामन ने मुश्तैल होकर बीतू को तशद्दुद का निशाना बनाया। मारपीट के साथ बीतू के कराने की दबी दबी आवाजें भी आ रही थी। फिर मुंशी ने कहा, बस। रामन रुक गया तो बीतू ने उसे फिर छेड़ा, तुम तो कुत्ते से भी क्या गुजरा है? उसके गले में पट्टा है, तुम तो बगैर पट्टे का है। बकवास बंद करो। मुंशी सर्द लहजे में बोला, रामन, अगर ये मेरे 3 गिनने तक शहबाज को कॉल करने पर आमादा ना हो तो इसे शूट कर देना। मैं बेसाख्ता बाहर निकल आया और फौरन एक तरफ मौजूद 2 मुसल्लह अफराद चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी राइफलें संभालते मैंने दोनों को शूट कर दिया। मेरी महारत से ज्यादा इत्तेफाक को दखल था कि दोनों के सरों पर गोलियां लगी और वो नीचे गिरकर साकित हो गए। फौरन ही सामने गैलरी से चंद अफराद नमूदार हुए। उनके पास खुदकार असलहा था। अब हॉल में ठहरना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं दौड़ा और वापस कमरे में आ गया। अकब में कई राइफलें एक साथ गरजी, मगर मैं इतनी देर में वापस आ चुका था। फायरिंग के साथ लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। गोलियां खुले दरवाजे से गुजर रही थी। मैंने 2 स्मोक ग्रेनेड यके बाद दीगरे हॉल में फेंक दिए। जो लोग कमरे की तरफ आ रहे थे वो पलटकर वापस भागे। फायरिंग रुक गई थी। रामन के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। हालात की तब्दीली के पीछे मुंशी था और रामन एक बार फिर उसका दस्तेराज साबित हुआ था। गोया उसने बड़े कुंवर को भी धोखा दिया था। बज़ाहिर वो उसका मुलाजिम था, लेकिन अंदर से वो मुंशी के साथ था। उसी ने अंदर की फोर्स को इस तरह इस्तेमाल किया था कि वो नाकारा होकर रह गई थी। जो वफादार थे उनको बचा लिया गया था और जो बड़े कुंवर के वफादार थे उन्हें पहले हमारे हाथों मरवाया गया और फिर कर्नल और उसके आदमियों का भी सफाया कर दिया। अब हालात मुकम्मल तौर पर मुंशी और रामन के हाथ में थे। यकीनन मुंशी के साथ उसके वो आदमी भी होंगे जिन्हें बाहर रहकर हमें बैकअप देना था। अब बैकअप की जरूरत नहीं थी। मैंने बीतू की जान बचाने के लिए काम किया था, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। जल्द या बदेर वो मेरे गिर्द घेरा तंग करते, मुझे हथियार डालने पड़ते, वरना मारा जाता। ये शहबाज है, मुंशी ने कहा और फिर बुलंद आवाज से बोला, शहबाज, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं चुप रहा तो उस खबीस ने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा और इस लड़के का सर उड़ा दूंगा। शोभी, अगर आप इधर है तब भी इसकी बात मत सुनना। 1, 2, 3। मुंशी ने कहा, ठीक है ठीक है। मैंने उसके 3 गिनने से पहले चिल्लाकर कहा, मैं यहां मौजूद हूं। शहबाज जी, बेहतर है हथियार फेंक कर सामने आ जाओ। मुंशी के लहजे में रिवायती मक्कारी आ गई। हाँ, ताकि तुम मुझे मार दो। मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, वरना ये कोई मुश्किल काम नहीं था। हम जानते थे कि तुम सुरंग में हो और वहां बचने की कोई जगह नहीं। जब रामन ने तुम्हें पकड़ा था तभी मार देते। तुम झूठ बोल रहे हो। रामन को इस हमले के बारे में इल्म नहीं था। इसने तो अपने तौर पर एक कामयाबी हासिल की थी। रामन को पता था, सिर्फ समय का नहीं पता था। राजदारी की वजह से हमला खुफिया रखा गया था। कुंवर पैलेस में ऐसी सिक्योरिटी है कि कहीं की जाने वाली बात भी सुनी जा सकती है। इसके बावजूद रामन ने कैद खाने में मुझसे खुलकर बात की थी। कैद खाने का सिस्टम ऑफ कर दिया गया था। शहबाज जी, तुम समय जाया कर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा साथी जिंदा रहे तो हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। उस वक्त मुझे वॉइस बम का ख्याल आया।
میں اسے کلائی سے نکالنے جا رہا تھا کہ عقب سے دروازہ کھلنے کی سنسناتی آواز آئی۔ ہال میں دھواں پھیلا ہوا تھا اور اب وہ کمرے میں آ رہا تھا، مگر ماسک کی وجہ سے بچت تھی۔ دوسری طرف منشی کی پرسکون آواز بتا رہی تھی کہ اسے بھی اس گیس سے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے پہلے کہ میں دیوار کی آڑ میں حرکت کرتا۔ کھلے دروازے سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور میں واپس اپنی جگہ دبکنے پر مجبور ہو گیا۔ دروازے کے سامنے سے گزرے بغیر میں خفیہ دروازے تک نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ میں کھل گیا اور مجھے رامن کی آواز آئی، شہباز اب تم میرے نشانے پر ہو، کوئی حرکت مت کرنا ورنہ میں شوٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اندر دھواں بھرنے سے منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رامن کی آواز اسی کونے سے آ رہی تھی۔ جب تک منشی نے مجھے باتوں میں لگایا تھا وہ کہیں اور سے ہو کر سرنگ سے اس خفیہ راستے تک آ گیا تھا۔ شہباز میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہتھیار پھینک دو، تم اتنے ضروری نہیں ہو۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ میں صرف بڑے کنور کے لیے ضروری تھا، اس کے علاوہ یہاں کسی کے لیے میں ضروری نہیں تھا، بلکہ مجھے تعجب تھا کہ وہ مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور پستول پھینک دیا، دوسرا پستول بھی میں نے وہ بھی پھینک دیا۔ اس نے مجھے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ فوراً ہی دروازے سے 2 افراد اندر آئے، ایک نے میرے سر پر رائفل کی نال رکھ دی اور دوسرے نے میری تلاشی لی۔ اس نے تمام گرینیڈز نکال لیے، پھر میری ٹانگوں سے بندھے خنجر نکالے، ایک میرا تھا اور دوسرا رامپوری جو میں نے رامن سے حاصل کیا تھا۔ مجھے نہتہ کر کے ہال میں لایا گیا۔ اس دوران میں وہاں موجود ایگزاسٹ فین چلا دیے گئے تھے جو تیزی سے گیس کھینچ کر باہر پھینک رہے تھے۔ ویسے سب نے گیس ماسک پہن رکھے تھے، حد تو یہ کہ بیدو کے بھی پاس تھا۔ جیسے ہی میں نے اسموک بم پھینکے اس نے ماسک منہ پر چڑھا لیا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہال گیس سے صاف ہو گیا۔ منشی کے اشارے پر اس کے ایک آدمی نے منہ سے ماسک ہٹا کر گہری سانس لی اور جب اسے کچھ نہیں ہوا تو باقی سب نے بھی ماسک اتار دیے۔ بیتو کے ہاتھ پیچھے کر کے پلاسٹک والی ہتھکڑی سے باندھ دیے گئے تھے۔ یہی سلوک میرے ساتھ کیا گیا۔ ایک آدمی نے اس پر کس کر ہتھکڑی باندھی مگر میں نے ہاتھ سخت کر لیے، اس لیے ہتھکڑی پوری طرح کسی نہیں تھی، مگر وہ یہ بات محسوس نہیں کر سکا۔ میں نے منشی کی طرف دیکھا۔ تم کامیاب رہے، تم نے ہمیں استعمال کیا اور یہاں تک پہنچ گئے۔ ہاں میں سفل رہا، لیکن اصل مرحلہ بھی باقی ہے، سیف ہاؤس میں گھسنے کا۔ وہ بھی کوئی سمسیا نہیں، ابھی تم دیکھو گے۔ باہر سے بختر بند گاڑیوں پر میزائل کس نے مارے تھے؟ میرے آدمیوں نے۔ اس کرنل کو بڑی خوش فہمی تھی کہ یہ ہتھیار کوئی مقامی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے، یہ گورے خود کو کچھ زیادہ ہی اونچا سمجھتے ہیں، اسی چکر میں منہ کے بل کرتے ہیں۔ میں مسلسل کرنل کو سمجھا رہا تھا کہ تم پر اعتماد نہ کرے، مگر اس نے میری نہ سنی، وہ تمہیں بے ضرر سمجھ رہا تھا۔ کرنل اور اس کے ساتھی نرک جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ جو باہر تھے انہیں میرے آدمیوں نے مار کر ان کی جگہ لے لی اور پھر ان کے ہتھیار انہیں پر استعمال کیے۔ مجھے خیال ہے کہ کنور پیلس کے گارڈز مختلف عمارتوں میں مقید تھے، لیکن وہ وہاں سے مزاحمت کر سکتے تھے۔ پھر منشی اور اس کے آدمی کیسے اندر آئے؟ اس کے ساتھ اس وقت درجن سے زیادہ افراد تھے، یہ سب مقامی تھے، انہوں نے مختلف طرح کے لباس پہن رکھے تھے، وہ صورتوں سے جرائم پیشہ لگ رہے تھے۔ مجھے فتح خان کے باقی 2 آدمی بھی نظر نہیں آئے، اس کا مطلب تھا وہ مارے جا چکے تھے۔ میں نے بیتو کو دیکھا، اس کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے۔ میرے ساتھی کو کیسے قابو کیا؟ بڑی آسانی سے، اسے ریڈیو کی مدد سے بلایا، تمہاری آواز سن کر یہ دوڑا آیا۔ میری آواز؟ ہاں، ریکارڈڈ آواز۔ فتح خان کے آدمی کہاں ہیں اور وہ خود کدھر ہے؟ اس بار منشی نے صرف شانے اچکائے۔ میں نے اسے ہمیشہ کرتے پاجامے میں دیکھا تھا، آج پہلی بار وہ پتلون اور جیکٹ میں تھا۔ جیکٹ کی ایک جیب لٹکی ہوئی تھی، یعنی اس میں کوئی ہتھیار تھا، لیکن بظاہر وہ خالی ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ درجن بھر مسلح گرگیوں باہر سے لایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ سب پر بھاری تھا، یہاں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جسے وہ جواب دہ ہو، اور اس خیال سے اس کی گردن اکڑی جا رہی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نے نہایت چالاکی سے ہمیں استعمال کیا تھا اور بظاہر کامیاب رہا تھا، لیکن میرا ایمان ہے قدرت اگر کسی گھٹیا شخص کو کچھ دیر کے لیے اوپر لاتی بھی ہے تو وہ زیادہ دیر اس جگہ رہ نہیں سکتا۔ منشی نے ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی نکال کر کسی سے پوچھا، نیچے کیا رہا؟ پھر اس نے جواب سن کر واکی ٹاکی رکھا اور اپنے آدمیوں کو بولا، انہیں نیچے لے چلو۔ میں نے محسوس کیا کہ رامن اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، حالانکہ اس نے ابھی جان پر کھل کر مجھے قابو کیا تھا۔ اگر میں اس کی طرف ایک گرینیڈ پھینک دیتا تو اس کا بچنا محال تھا، مگر یہاں وہ رامن کو نظر انداز کر رہا تھا۔ رامن کے علاوہ پیلس گارڈ کی وردی میں 4 افراد اور تھے۔ منشی نے نیچے کا پوچھا تھا، اس کا مطلب تک اس کے کچھ آدمی نیچے بھی تھے اور وہ بڑے کنور کے وفاداروں کا صفایا کر چکے تھے۔ تبھی ہم نیچے جا رہے تھے۔ منشی تم لوگ اندر کیسے آئے؟ سیدھے راستے سے آنا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ یاری سے مسکرا دیا، ٹھیک کہا تم نے، میں اسی سرنگ سے آیا ہوں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے پیلس سے باہر جانے کے لیے خفیہ راستہ موجود ہے؟ ہاں، لیکن ان بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہے، یہ راستہ صرف مجھے معلوم ہے۔ ممکن ہے کوئی اور راستہ بھی ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میری اس بات پر وہ فکر مند ہو گیا۔ ہم اس کمرے میں جہاں سے خفیہ راستہ نیچے جا رہا تھا، پہلے رامن اپنے آدمیوں کے ساتھ نیچے اترا، پھر ہم باری باری نیچے آئے۔ منشی کے آدمی آگے پیچھے پھیل گئے تھے، ان کی قیادت ایک کالا اور موٹا سا آدمی کر رہا تھا، اس کے چہرے پر اس کے اعمال خباثت لکھے ہوئے تھے۔ یہاں تاریکی تھی اور ان لوگوں نے اپنی رائفلوں پر لگی ٹارچیں روشن کر لی تھی۔ منشی نے مجھ سے پوچھا، کوئی اور راستہ کہاں ہو سکتا ہے؟ سیف ہاؤس میں۔ سیف ہاؤس بھی کوئی 100% محفوظ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم سیف ہاؤس والے ہال کی طرف جا رہے تھے،
मुंशी के आदमी पहले ही जा चुके थे। अचानक आगे फायरिंग का शोर गूंजा। मैंने मुंशी की तरफ देखा। ये क्या था? मेरे आदमियों को पहले इसका कोई आदमी मिल गया होगा, वो रास्ता साफ करने के लिए आगे गए हैं। आदमी मिल गया होगा या उन्होंने उन 2 निहत्थे और जख्मी गार्ड्स को मार दिया है जो किसी का नुकसान नहीं कर सकते थे। मुमकिन है, वैसे तुम्हें उनके बारे में इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद हम छोटे हॉल में पहुंचे और वहां रह जाने वाले दोनों गार्ड्स की लाशें देखकर मेरे होंठ भींच गए। मेरे पास मौजूद वॉकी टॉकी भी मुंशी के आदमी के कब्जे में जा चुका था, मगर उसे उसकी जरूरत नहीं थी। उसने हॉल में आते बुलंद आवाज से कहा, बड़े कुंवर जी, आपका खादिम हाजिर है। कुछ देर के बाद किसी पोशीदा स्पीकर से बड़े कुंवर की ठहरी हुई आवाज आई, मुंशी तुम यहाँ क्यों आए हो? आप जानते हैं बड़े कुंवर जी, मुझे किस चीज ने आने पर मजबूर किया है। क्या आप अपने पुराने खादिम को अंदर आने को नहीं कहेंगे? तुम जानते हो मुंशी, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुमने बेकार में जहमत की। मैं जानता हूँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं। जल्द या बदेर आप बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कुंवर ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है, तुमने कैमरे और कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा कर दिया है, लेकिन सेफ हाउस का दरवाजा खोलने का रिमोट सिर्फ मेरे पास है। जब तक मैं ना चाहूँ ये नहीं खुल सकता। ऐसा ना कहें बड़े कुंवर जी, मेरा नाम मुंशी दल है। ऐसे ही आपका मुंशी नहीं बन गया था। कुछ गुण मुझ में भी हैं। हर ताला और हर दरवाजा खुल सकता है, पर तुम इसे नहीं खोल सकते। ये इतनी मोटी फौलादी शीट का बना है कि ताकतवर तरीन बम भी इस पर असर नहीं कर सकता। इस गुफ्तगू के दौरान मैं और बीतू कोने में खड़े थे और मुंशी के 2 मुस्टंडे हम पर लगे हुए थे। मैं गैर महसूस अंदाज में बीतू के पास आने लगा। उसने भी महसूस कर लिया। उसने किसी कदर सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसके रेडियो का एयरफोन उसके कानों में था। इसी तरह मैंने भी अपने कानों में लगा रखा था। मैंने हाथ हिलाकर मुतवज्जो किया तो बीतू ने गैर महसूस अंदाज में जरा पीछे होकर देखा और फिर शायद उसे मेरी कलाई में मौजूद वॉइस बम का पता चल गया। उसने सर हिलाकर मुझे इशारा दिया कि वो समझ गया है। दर्जनों टॉर्चें रोशन होने से हॉल में खासी रोशनी थी, वरना धमाके के बाद यहाँ की रोशनियां बंद हो गई थी। एक मसला था, मैं खुद ये बम नहीं निकाल सकता था। ये कलाई के दरमियान में जैकेट के आस्तीन में एक जेब में मौजूद था। ये जेब एक छोटी सी जिप से बंद थी। अव्वल तो मेरी उस जगह तक रसाई नहीं थी, दूसरा अगर मैं जिप खोल भी लेता तब भी बम निकालना बहुत मुश्किल था। ये काम बीतू कर सकता था, मगर वो मेरे पास आता और पीछे होता तो निगरान चौकिन न हो जाते। मुंशी ने बंदी हालत में भी हमें छूट नहीं दी थी। मैंने बीतू से पूछा, जब तुमको झूठा पैगाम मिला तो तुम सुरंग की तरफ गए, वहां फतेह खान के आदमी थे? नहीं। मुंह बंद रखो। एक निगरान गुर्राया। मैंने उसे नजरअंदाज करके बीतू से अगला सवाल किया, उनकी तरफ से कोई पैगाम मिला था? नहीं। जैसे हम एक मोड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज रोशनी हुई और जब तक हम अपना नाइट विजन ऑफ करता 3 आदमी टूट पड़ा। उन्होंने पहले हमको काबू किया, फिर सारा हथियार छीन लिया। हमने मज़ाहमत किया तो ये हुआ। उसने अपना मुंह आगे किया जिस पर जख्मों और नील के निशान थे। निगरान गुर्राता हुआ आगे आया तो हम दोनों जल्दी से चुप करके सीधे खड़े हो गए। वो हमें घूरता हुआ वापस चला गया। मैंने देखा मुंशी कहीं चला गया था और रामन भी वहां नहीं था। मैं फिक्रमंद हो गया। मुंशी का अंदाज बता रहा था कि उसे पूरा एतमाद था कि वो सेफ हाउस के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसा लग रहा था मुंशी जिस मकसद के लिए आया था बड़ा कुंवर भी उससे वाकिफ था। अब तक जो कुछ हुआ था उसमें कई बातें गैर मुतवक्को हुई थी, मगर कुछ बातें ऐसी थी जो हुई तो थी मगर वाज़ेह नहीं थी। वो मेरे अंदर कहीं खटक रही थी। चंद मिनट के बाद मुंशी रामन के साथ आता दिखाई दिया। वो दोनों आपस में आहिस्तगी से कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें किसी बात पर इख्तलाफी बहस हो रही है। रामन खुश नजर नहीं आ रहा था। करीब आने पर वो मुंशी से दूर हो गया। मुंशी जाकर सीधा सेफ हाउस के फौलादी दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने बड़े कुंवर को मुखातिब किया, बड़े कुंवर जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये दरवाजा खोल। मैं वचन देता हूँ आपको और साधना को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ अपना मकसद हासिल करूंगा और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये जागीर आपकी रहेगी। तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। बड़ा कुंवर बोला। मुंशी ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारी जितनी खैरखाई करनी थी कर ली, अब तुम मुझसे शिकायत नहीं कर सकोगे। ये कहते हुए उसने अपने लिबास से वॉकी टॉकी निकाला और उसका एक बटन दबाकर बोला, सबको शूट कर दो और दरवाजा खुलवाओ। मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मैं चिल्लाया, कुंवर होशियार, शादी को लेकर चैम्बर। मेरा जुमला अधूरा रह गया। सेफ हाउस के अंदर से फायरिंग का शदीद शोर सुनाई दिया और फिर एक चीख सुनाई दी जो सादिया की थी। मुंशी सेफ हाउस के दरवाजे के सामने यूं तनकर खड़ा हुआ था जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। अंदर से फायरिंग का शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर कई गनों के दहाने खुल गए हों। शोर इतना शदीद था कि कुछ सुनाई देना मुहाल था। सादिया की चीख उस वक्त सुनाई दी जब फायरिंग का आगाज हुआ था। उसके बाद शोर बढ़ता चला गया था। मैंने और बीतू ने मुंशी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसके आदमी दरमियान में आ गए। उन्होंने हमें वापस धकेल दिया। बीतू मुझसे बोला, शोभी, ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है मुंशी के आदमी अंदर भी मौजूद हैं। मैंने मुंशी को आवाज़ दी, अगर सादिया को कोई नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। उसने बगैर पलटे कहा, तुम चिंता मत करो, बड़े कुंवर और साधना को कुछ नहीं होगा। उस वक्त तक फायरिंग का शोर किसी हद तक कम हो गया था। मुंशी वॉकी टॉकी थामे खामोश खड़ा था, जैसे फायरिंग रुकने का इंतजार कर रहा हूँ।
तकरीबन आधे मिनट बाद अंदर खामोशी छा गई। मुंशी बोला, क्या रहा? सब मारे गए, अजीत भी मारा गया। वॉकी टॉकी से धीमी आवाज आई, कुमार और साधना? वो अपने कमरे में है, दरवाजा खुलवाओ। मुंशी ने हुक्म दिया। उसने किसी अजीत के मारे जाने पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया था। शायद अजीत उसका वफादार था जो बड़े कुंवर के वफादारों की जवाबी फायरिंग से मारा गया था। कुछ देर के बाद उसी आदमी ने इत्तला दी, उन्होंने चैम्बर अंदर से बंद कर लिया है, तो उसे खुलवाओ। मुंशी घुराया, ये नहीं खुलवा सकते। बड़े कुंवर की आवाज आई, इसे सिर्फ बम से उड़ाया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में अंदर मौजूद कोई फर्द जिंदा नहीं बचेगा। सादिया ठीक है? मैंने पूछा। यह सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया था कि कुंवर सादिया समेत अपने चैम्बर में बंद हो गया था। मैं ठीक हूं शोभी, आप यहाँ क्यों आए हैं? सादिया की रूहान से आवाज आई, तुम्हारे लिए, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ महफूज हूँ। अगर तुम अंदर महफूज हो तो दरवाजा किसी सूरत मत खोलना। मैंने बड़े कुंवर से कहा, तुम किसी जहरीले नाक पर भरोसा कर सकते हो, पर इस शख्स पर नहीं। अब मैं जान गया हूं। कुंवर ने थके हुए लहजे में कहा, इसने मुझे बहुत धोखे से डसा है, लेकिन यह मुझे जिंदा हासिल नहीं कर सकता। बकवास बंद करो, दरवाजा खोलो, वरना मैं इन दोनों को शूट कर दूंगा। मुंशी घुर्राया, अहमकाना धमकी है, लगता नाकामी ने तुम्हारा दिमाग उलट दिया। भला बड़े कुंवर को मेरी और बीतू की जान की क्या परवाह होगी? बीतू भी यहाँ है? सादिया ने इस्तराब से पूछा। हम इधर है दीदी। मेरे खुदा, तुम भी इधर चले आए। अगर मैं फंस गई हूं तो लाजमी था कि सब यहाँ चले आते। सादिया तशवीश से बोली। मैंने पूछा, बड़े कुंवर, तुम बाहर किसी से राब्ता करके मदद तलब नहीं कर सकते? नहीं, तमाम कम्युनिकेशंस ब्लॉक हैं। वो कैसे? हंगामी हालात के लिए पैलेस में एक जैमर है जो तमाम मवासलाती राब्तों को जो हाइपर बैंड पर किए जा रहे हों जाम कर देता है। उससे मोबाइल सर्विस, सैटेलाइट मोबाइल और इंटरनेट सर्विस ब्लॉक हो जाती है। लेकिन हमारे रेडियो तो काम कर रहे हैं। वो आम FM बैंड पर काम करते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले उस जैमर पर कब्जा करके उसे ऑन कर दिया था, मगर पैलेस की बिजली और जनरेटर्स उड़ा दिए गए, तो फिर वो कैसे काम कर रहा है? उसके साथ उसका अपना जनरेटिंग यूनिट है जो उसे मुसलसल 50 घंटे बिजली मुहैया कर सकता है। 50 घंटे में हम बिजली बहाल कर सकते हैं। मुंशी बोला, इसलिए बाहर से राब्ते को भूल जाओ। बड़े कुंवर, दरवाजा खोल दो, वरना मैं सच कहता हूं, मैं शहबाज को मार दूंगा और तुम्हारे इलाज की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं दरवाजा खोल दूं ताकि तुम मुझे और मेरी बहन को मार दो? तुम समझते हो कि हमेशा मुझे धोखा देते रहोगे? कुंवर ने तंजिया अंदाज में कहा, दूसरी सूरत में तुम अंदर ही मरोगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दरवाजे में सुराख करके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं बॉस, ऐसा ना करना। अंदर मौजूद मुंशी का आदमी चिल्लाया, तब इससे दरवाजा खुलवाओ, वरना इसके साथ तुम भी मरोगे। तुम ये हिमाकत नहीं करोगे? कुंवर ने पुरसुकून अंदाज में कहा, हाँ, अभी नहीं करूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं यही करूंगा। और फिर मैं तलाश करके राजकुमार को भी मार दूंगा और आखिर में उसके बच्चों को भी। उसके बाद इस जागीर का मेरे सिवा कौन वारिस रहेगा? बिल आखिर सब मेरे कब्जे में आएगा। दूसरी सूरत वही है जो मैं चाहता हूं मुझे दे दो, मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। वहां मौजूद तमाम अफराद मुंशी और बड़े कुंवर की बातचीत सुन रहे थे। उनमें हमारे 2 निगरान भी शामिल थे। बात करते हुए मुंशी ने अचानक रामन को करीब बुलाया और सरगोशी में कुछ कहा। उसने सर हिलाया और वहां से निस दर्जन आदमी लेकर चला गया। ऊपर से आने वाले निस दर्जन अफराद पहले ही मुख्तलिफ जगहों पर निगरानी के लिए छोड़ दिए गए थे। अब वहां मुंशी के अलावा 5 अफराद और थे, जिनमें से 2 हमारे निगरान थे। मेरे ख्याल में यह मौका था। मैं एक बार फिर बीतू की तरफ सरकने लगा। हमारे दरमियान मुश्किल से 1 फुट का फासला था। मैं बज़ाहिर मुंशी की तरफ मुतवज्जो था। मैंने उससे कहा, तुम चाहते क्या कुंवर जी से? वो जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। हो सकता है मैं तुम्हारी को मदद कर सकूं। अगर वो कोई कीमती चीज है तो मैं बिला तामुल उसे हासिल करने में मदद कर सकता हूं। तुम कोई मदद नहीं कर सकते। मुंशी के बजाय बड़े कुंवर ने कहा, क्या कहा जा सकता है? हो सकता है मैं ही कर दूं, लेकिन इसके लिए मेरा बाखबर होना जरूरी है। इतना तो तुम और मुंशी भी जानते हो कि मैं लालची आदमी नहीं हूं, अपने काम से काम रखता हूं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है। मैंने गहरी सांस ली। तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तुमने हमें उल्लू बनाया कि तुम जागीर पर कब्जा करना चाहते हो। यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। शहबाज, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। मुंशी ने कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कितनी बड़ी दौलत हो सकती है? कितनी होगी? $1 बिलियन में होगी, और मेरा ख्याल है ये तरशीदा या ना तरशीदा हीरो की सूरत में होगी। मुंशी उछल पड़ा। तुम जानते हो, इसका मतलब है तुम झूठ बोल रहे थे। ये मेरा अंदाजा है। कुंवरों की जागीर पर कुछ पैदा नहीं होता, सिर्फ यहाँ मौजूद हीरों की कान है जिससे दौलत हासिल की जा सकती है। ना जाने कितने अरसे से उस कान से हीरे निकाले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वही हीरे यहाँ मौजूद हैं, और तुम बड़े कुंवर से हथियाना चाहते हो। यहाँ के मुंशी होने की वजह से तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि ये हीरे कितनी मालियत के हैं और कहाँ रखे गए हैं। मुझे मालूम है, लेकिन मैं हासिल नहीं कर सकता। वो हीरे सेफ हाउस में है? नहीं, ऊपर है।
तब तुम्हें बड़े कुंवर की क्या जरूरत है? अगर वो किसी सेफ में है तो तुम हासिल कर सकते हो। वो जिस सेफ में है ये उन्हें हासिल नहीं कर सकता, बड़े कुंवर ने कहा और नाखुशगवार लहजे में मुंशी से कहा, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए थी। सिर्फ शहबाज ही नहीं, यहाँ तुम्हारे साथ दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। तुम चिंता मत करो, ये मेरे वफादार हैं। हाँ, जैसे तुम मेरे वफादार थे। कुंवर ने तंज किया, उन हीरो के लालच ने तुम्हें गद्दारी पर मजबूर कर दिया। इसी तरह कोई और लालच में तुमसे गद्दारी कर सकता है। मैं तुम्हारी तरह अंधा एतमाद करने वाला शख्स नहीं हूं। मेरे आदमी अच्छी तरह जानते हैं कि मुझसे गद्दारी का अंजाम क्या होगा। अंजाम का ख्याल किसी को रोक नहीं सकता, वरना आज दुनिया में अमन होता। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। अचानक बीतू का रहा। उसने दूसरी तरफ झुकते हुए ऐसी आवाज निकाली जैसे कह कर रहा हूं, क्या हुआ? उन्होंने पेट पर मुक्का मारा था, अंदर कुछ हो रहा है। मैं मुंशी की तरफ घूमा। तुम्हारे आदमियों ने मेरे साथी के साथ अच्छा नहीं किया। लड़ाई में ऐसा हो जाता है, तुम्हारे हाथों भी मेरे कई आदमी मारे गए हैं। बीतू दूसरी तरफ झुका, कह करने की आवाजें निकाल रहा था, मगर उसकी पुष्ट से बंधे हाथ मेरी कलाई टटोल रहे थे। वो जेब की जिप तलाश कर रहा था। उसकी जैकेट की कलाई पर भी ऐसी ही जिप थी, इसलिए उसे ज्यादा दुश्वारी ना हुई। उसने किसी कदर हाथ ऊपर करके जिप खोली और अंदर से वॉइस बम निकाल लिया। मैंने बज़ाहिर मुंशी को मुखातिब किया, तुम्हारे आदमी जर खरीद है, इसलिए तुम्हें उनकी परवाह नहीं होगी। मेरा हर साथी कीमती है। मैं अगर जान मांगू ना तो ये जान भी दे दें। मुंशी ने कोई जवाब ना दिया। मैं तो बीतू को इशारा दे रहा था, जो उसने समझ लिया और निकाला हुआ वॉइस बम मुझे थमा दिया। बम लेते ही मैं जरा पीछे हो गया। अब बीतू भी सीधा था और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। अगर कोई और मौका होता तो मुझे मुंशी के कम आदमियों से खुशी होती, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश थी कि वो सब यहाँ होते, मगर अक्सरियत यहाँ से दूर थी और वो बम का शिकार नहीं होते। मैंने बम के फौरी इस्तेमाल के बजाय कुछ देर इंतजार कर लेना मुनासिब समझा और मुंशी से कहा, पैलेस पर तुम्हारा कब्जा मुकम्मल हो गया, फिर तुमने अपने आदमियों को कहाँ भेजा है? यहाँ बड़े कुंवर के कुछ वफादार हैं, उनका सफाई करना जरूरी है। इसका मतलब है तुम सबको नहीं खरीद सके? सबको खरीदने की जरूरत नहीं थी, मैंने बस काम के आदमी चुने और किसी ने बिकने से इनकार नहीं किया। हाँ, दौलत चीज ही ऐसी है, मगर क्या रामन भी दौलत के लालच में तुम्हारे साथ है? दौलत किसे बुरी लगती है? मुंशी ने शान उसका है। मेरा ख्याल है तुम उसे भी साफ कर दोगे, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा खतरनाक आदमी है। अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मुंशी ने मेरी तरफ देखा। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते? सिर्फ ज्यादा ही नहीं, दुरुस्त भी सोचता हूं। अब तक मेरे तमाम ख्यालात दुरुस्त साबित नहीं हुए क्या? कुछ ज्यादा ही दुरुस्त साबित हुए हैं। मुंशी, मेरा ख्याल यह भी है कि तुम किसी को नहीं छोड़ोगे, इन सबको भी मार दोगे, ताकि कोई राजदार ना रहे, वरना लोग इस दौलत के लालच में तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। सोचते रहो, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात दुरुस्त साबित हो। मुंशी ने मुझे छुटला दिया था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो बिलाखिर यही करेगा, वरना वो यूं दूसरों के सामने ये राज फाश न करता। उसने और बड़े कुंवर ने इस राज से पर्दा नहीं उठाया था कि जब हीरे ऊपर किसी जगह महफूज थे तो मुंशी उन्हें खुद हासिल क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो उस जगह से वाकिफ भी था। ऐसी क्या वजह थी कि बड़े कुंवर को कब्जे में करना जरूरी था? वॉइस बम फौरी इस्तेमाल न करने की वजह यह थी कि मुझे खदशा था मुंशी के आदमी पास ही होंगे। वो फौरी आ सकते थे और मुझे और बीतू को इन हथकड़ियों से आज़ाद होने में कुछ वक्त लगता। उसके बाद हम इस काबिल होते कि आने वालों का मुकाबला करते, मगर अब मुंशी ने बताया था कि उसके बेशतर आदमी ऊपर पैलेस में बड़े कुंवर के बचे खुचे वफादारों का सफाई करे थे। इस लिहाज से मौका अच्छा था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि रामन भी यहाँ होता, मगर उसका ना होना भी अच्छा था। अगर वो किसी तरह बच निकलता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। किसी कदर गौर करने के बाद मैंने वॉइस बम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उसकी पिन निकालने के 5 सेकंड बाद ये फट जाता। मैंने बीतू की तरफ देखकर खफीफ सा सर हिलाया। उसने भी जवाबन सर को जुम्बिश दी। मैंने पिन निकाली और जहन में गिनने लगा। 3 तक गिनते ही मैंने घूमकर बम दरमियान में फेंका और बीतू से कहा, सांस रोक लो। मैंने कहते ही सांस रोक ली थी। मेरे कानों में रेडियो के ईयरफोन प्लग लगे थे। उसके बावजूद सिर्फ चंद फुट के फासले से बम की शॉक वेव ने मुझे धकेला था। पहली बार मैंने उसे खासे फासले से सुना था और उस वक्त भी उसकी आवाज़ काबिल बर्दाश्त नहीं थी। बस एक उसने हवास बख्ता नहीं किया था, मगर इस वक्त खुद पर काबू पाने के लिए मुझे बाकायदा जद्दोजहद करना पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठोस चीज़ कानों के रास्ते मेरे दिमाग में दाखिल होने के लिए जोर लगा रही है। मैं ज़मीन पर गिर गया था और गोलमोल होकर खुद को आवाज़ से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर यह सिर्फ इस्तरारी हरकत थी, इसका कोई फ़ायदा ना था। बीतू का मुझे पता नहीं, मगर मेरे जहन पर धुंध सी छा रही थी। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ रुक गई है, लेकिन दिमाग में उसकी गूंज अभी भी थी। मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ पांव काबू में ना हो, मगर मैं अपनी हालत की परवाह किए बगैर उठा और तेजी से नजदीक पड़े मुंशी के आदमी की तरफ बढ़ा। वो औंधे मुंह पड़ा था और साकित था। मैंने उल्टा बैठकर उसकी जेबें टटोली, मगर उसके पास कोई ऐसी चीज ना थी जिससे मैं अपने हाथों की हथकड़ी काट सकता। खींचकर बांध दी जाने वाली यह हथकड़ी मजबूती में फौलादी हथकड़ी से कम नहीं होती। अगर उसे जोर लगाकर उतारने या तोड़ने की कोशिश की जाए तो ये कलाइयों में और गड़ती है। मैं दूसरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके पास भी चाकू या धार वाली कोई चीज ना थी। कान अभी तक साएं साएं कर रहे थे। अचानक मुझे लगा कि इसके अलावा भी कोई आवाज़ आ रही है, मगर वाज़ेह नहीं थी।
मुंशी सेफ हाउस के फौलादी दरवाजे से टिका हुआ था। उसकी आंखें खुली थी और होठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। असल में बीतू चिल्ला रहा था। जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो उठकर लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया। सबकी टॉर्चर राइफलों के साथ नीचे पड़ी थी और रोशनी मजीद महदूद हो गई थी। मैंने टॉर्चें एक एक करके बंद करना शुरू कर दी। मैंने आखिरी टॉर्च बंद की ही थी कि अकब से बीतू मुझसे टकराया। मैं भड़क कर पीछे हटा, मगर उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। उसकी आवाज़ बिगड़कर मेरे दिमाग तक आ रही थी। मैंने फोकस करने की कोशिश की, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। फिर बीतू ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ से पिस्तौल चलाने का इशारा किया। मैं समझा नहीं। उस पर उसने मेरा हाथ छोड़ा और खुद टटोल कर एक राइफल पर लगी टॉर्च ऑन की। फिर उसने जमीन पर बैठकर किसी तरह दोनों हाथ कमर और पैरों से गुजार कर सामने कर लिए। ये बहुत मुश्किल करतब था और बीतू जैसा छरेरा जिस्म का आदमी ही कर सकता था। फिर वो मुंशी की तरफ बढ़ा। उसके पास बैठते हुए उसने मुंशी की जैकेट टटोली और उससे पिस्तौल निकाल लिया। उस वक्त तक मेरा दिमाग किसी हद तक काबू आ गया था। बीतू, पिस्तौल का क्या करोगे? इसकी मदद से आज़ाद होगा। आप नमाज के अंदाज में लेटकर हाथ ऊपर कर लो। पहले मैं समझा नहीं कि नमाज के अंदाज में लेटने से उसकी क्या मुराद है, लेकिन फिर मैं समझ गया। मैं सिजदे में गया और सर जमीन पर टेक कर दोनों हाथ अकब में हवा में बुलंद किए। बीतू ने टॉर्च का रुख उस तरफ किया। मैंने दोनों कलाइयों को मुमकिन हद तक अलग किया। बीतू ने पिस्तौल का दस्ता मेरी कमर पर रखकर नाल का रुख ऊपर की तरफ किया और मेरे हाथ बचाते हुए हथकड़ी पर फायर किया। इसके बावजूद गोली मेरी बाएं कलाई को छूती हुई गुजरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने दहकती सलाख से छू दिया हो, मगर साथ ही गोली ने हथकड़ी को काट दिया और एक झटके से मेरे हाथ आज़ाद हो गए। मैं तेजी से उठा और बाकियों की तलाशी ली तो एक के पास चाकू मिल गया। उससे बीतू की बंदिशें काटी और टॉर्च बंद करते हुए नाइट विजन ऑन कर लिया। ये अभी तक हमारे सरों पर थे और मुंशी के आदमियों ने उन्हें या रेडियो लेने की कोशिश नहीं की थी। 5 अफराद के पास 5 राइफलें थीं। पिस्तौल सिर्फ मुंशी के पास था। इसके अलावा उनके पास कोई और हथियार नहीं था। हर एक के पास राइफलों के इजाफी मैगजीन भी थे। हमने वो भी निकाल लिए। क्योंकि हम 2 थे इसलिए सिर्फ 2 राइफलें छोड़कर बाकी राइफलों के मैगजीन निकालकर उन्हें बेकार कर दिया। 5 आदमी बेहोश हो गए थे, अलबत्ता मुंशी किसी कदर होश में था। मुझे कुंवर और सादे का ख्याल आया। पता नहीं उनका क्या हाल था। उन्होंने भी स्पीकर पर वॉइस बम की आवाज़ सुनी थी। मैंने कुंवर को पुकारा, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? क्या तुम होश में हो? कुंवर का जवाब नहीं आया तो मैंने सादिया को पुकारा, सादिया तुम ठीक हो? मेरी आवाज़ सुन रही हो? जवाब में किसी ने गुनगुनाती हुई बहुत मध्यम आवाज़ निकाली। बीतू बोला, ये दीदी है। मुझे भी आवाज़ निस्वानी लगी थी। सादिया प्लीज़ ऊंचा बोलो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। इस बार वो कमज़ोर लहजे में बोली, बड़े भैया बेहोश हैं, वो हिल नहीं रहे। क्या तुम देख सकती हो अंदर मौजूद मुंशी के आदमियों का क्या हाल हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से कैसे देखना होगा। सादिया का मतलब था कि वहाँ स्क्रीनें मौजूद थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सेफ हाउस के बाकी हिस्सों को कैसे देखा जा सकता था। मुझे ख्याल आया, सादिया वो रिमोट कहाँ है जिससे सेफ हाउस का दरवाज़ा खोला जाता है? बड़े भैया के पास है। मैंने उसे निकाल लिया है, लेकिन उस पर कई बटन लगे हैं। उसकी साख बताओ। इस पर 6 बटन हैं, 2 ऊपर लगे हैं, उनका कलर रेड है, नीचे के 2 ग्रीन है और आखिर के ब्लू। ठीक है, कोई बटन मत दबाना। बड़े कुंवर को होश में लाने की कोशिश करो, जल्दी, हमारे पास वक्त कम है। कैसे होश में लाऊं? वहाँ पानी होगा, वो मुंह पर छिड़को और पिलाने की कोशिश करो। मैंने हिदायत की। हालांकि यह आवाज़ का शौक था और दिमाग बराह रास्त मुतासर हुआ था। बड़ा कुंवर वैसे ही बीमार आदमी था और बूढ़ा भी। उसके मुकाबले में सादिया सेहतमंद और जवान थी, इसलिए वह आवाज़ झेल गई और जल्दी होश में आ गई। फिर उन्होंने बराह रास्त आवाज़ को नहीं सुना था। स्पीकर से गुजरकर वो किसी कदर कम हो गई होगी। मुझे उम्मीद थी कि बड़े कुंवर का हाल मुंशी और उसके साथियों से बेहतर होगा। सादिया अपना काम कर रही थी और साथ साथ भाई को आवाज़ें भी दे रही थी। बीतू सुरंग की तरफ चला गया था। वॉइस बम को फटे 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे। बाहर यकीनन रोशनी हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई इस तरफ नहीं आया था। जब तक सादिया बड़े कुंवर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मैंने मुनासिब समझा कि एक बार फिर तसल्ली से मुंशी और उसके आदमियों की तलाशी ले लूं। मैंने ये काम किया और फ़ायदा हुआ। मुंशी के पास से एक छुपा हुआ पिस्तौल और निकल आया। वो होश में आ रहा था, मगर उसकी खुली आंखों में अब भी पुतलियाँ काबू में नहीं थी। उसे होश में आने में मजीद वक्त दरकार था। उसके आदमियों में से 2 मर चुके थे, बाकी 3 मुकम्मल तौर पर बेहोश थे। मुंशी तकरीबन 12-13 फुट की दूरी पर था, इसलिए उसकी बचत हो गई। वो मरा नहीं था और ना ही मुकम्मल तौर पर बेहोश हुआ था। सादिया, होश आ गया उनको? नहीं, पता नहीं क्या है, बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे। क्या मैं रिमोट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करूं? नहीं, पता नहीं बाकी बटन किस लिए हैं। ऐसा ना हो कोई तवा करने वाला अमल शुरू हो जाए। तुम होश में लाने की कोशिश जारी रखो। और हाँ, तुम दोनों जिस चैम्बर में हो उसका दरवाज़ा इसी रिमोट से बंद होता और खुलता है? नहीं, ये तो हाथ से खोला और बंद किया जाता है। इसके अंदर सेफ जैसा हैंडल लगा है। अंदर को हथियार है। बड़े भैया के पास एक पिस्तौल है, वो मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तुम इसे होश में लाने की कोशिश करती रहो। आप कहीं जा रहे हैं? मैं यहीं पर हूँ, मतलब इन सुरंगों में ही। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊँगा। इसके बरक्स आप फौरन यहाँ से चले जाएं तो मुझे इत्मीनान होगा। आप अभी भी खतरे में हैं। फिर वो बोली, ये आवाज़ कैसी थी? मुझे ऐसा लगा जैसे बराह रास्त दिमाग पर आकर लगी हो। मेरे तो होश गुम हो गए थे। ये एक तरह का बम था जो फटकर बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है। इतनी देर तक?
वो ताज्जुब से बोली, आवाज़ तो 5 सेकंड की होती है, लेकिन लगता है कि ना जाने कितनी देर जारी रही। अब खामोश हो जाओ, और अगर माइक ऑफ कर सकती हो तो ऑफ कर दो, लेकिन स्पीकर ऑन रखना। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे सिस्टम का ज़्यादा पता नहीं है। बड़े कुंवर के पास एक वॉकी टॉकी भी था, है, मैं उसी पर रब्ता करूँगा। मैंने अपना वॉकी टॉकी हासिल कर लिया था जिस पर बड़े कुंवर से मैं बात करता था। उसने उस वक्त नहीं बताया था कि यहाँ स्पीकर सिस्टम भी है जिस पर वो बराह रास्त बात कर सकता है। शायद उस वक्त वो बराह रास्त बात करना नहीं चाहता था। मैंने एक बार फिर मुंशी और उसके आदमी को चेक किया। मुंशी अब किसी कदर होश में था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा तो वो दहशत ज़्यादा नजर आने लगा। उसने लुकना ज़्यादा लहजे में कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अपने आदमियों से कहो सुरंग के हिस्से से दूर हट जाए। कैसे कहूँ? मैंने उसका मुंह वॉकी टॉकी आगे किया इसकी मदद से, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ठीक से बात कर सकता। उसके आदमी होशियार हो जाते, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि खुद बात कर लूँ। मैंने वॉकी टॉकी ऑन किया। मुंशी के कुत्तों, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? गौर से सुनो, मुंशी मेरे कब्जे में है। अगर किसी ने सेफ हाउस की तरफ आने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। शहबाज, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हथियार डाल दो। रामन की आवाज़ आई, मुंशी के होते हुए भी? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मौजूद लोगों का बॉस मुंशी नहीं बल्कि मैं हूँ, और जो चीज़ वो हासिल करना चाहता था अब वही मैं हासिल कर लूंगा। ये इतना तशवीशनाक थी कि रामन ने इतनी देर में मुंशी के आदमी को खरीद लिया था। यकीनन उसने उन्हें हिस्से का लालच दिया होगा। बेशक उनके हिस्से में बाद में मौत आती, लेकिन इस वक्त वो जान पर खेल कर भी ये बेपनाह दौलत हासिल करना चाहते थे। मैंने दांत पीसे। कुछ देर बाद मैंने कहा, अव्वल तो मुझे तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं है। ऐसा करो, तुम मुंशी को सुरंग के मोड़ तक भेज दो, मैं खुद उसे शूट कर देता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारी मजबूरी भी वही है। बड़ा कुंवर और सादिया अंदर है और वॉइस बम ने उनके भी होश उड़ा दिए हैं। वो जवाब नहीं दे रहे। उनकी मदद के बगैर तुम इस दौलत तक पहुंचोगे कैसे? कि तुमने अच्छा नहीं किया शहबाज। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो दौलत फिर कोई हासिल नहीं कर सकेगा। रामन फिक्रमंदी से बोला, तुम सोच लो, अगर तुम या कोई दूसरा इस तरफ आया तो उसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम मुंशी से मिले हुए हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसने किस शख्स को धोखा दिया है, और उसे अब तक पता चल गया होगा। बेशक तुम लोगों ने यहाँ मौजूद तमाम राब्ते काट दिए हैं, मगर वो भारतीय हुकूमत से बात कर सकता है और उसकी बात कोई नज़रअंदाज नहीं करेगा। तुम डेविड शाह की बात कर रहे हो, तो वो यहाँ भारत में कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है। चलो, छोटी तोप ही सही, लेकिन भारतीय हुकूमत को कुंवर खानदान की चिंता तो होगी, और तुम भूल रहे हो राजकुंवर भी उसी के पास है। अगर उसने राज को राब्ते की इजाज़त दे दी तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में तुम पड़ोगे? रामन जहरीले लहजे में बोला, एक बार तुम भारतीय एजेंसियों के कब्जे में आ गए तो तुम्हारी रूह भी उनके कब्जे से नहीं निकल सकेगी। देखते हैं। मैंने कहा और वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। रामन की बात ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। जितना मेरी बात ने उसे फिक्रमंद किया था, इतना ही उसने भी मुझे परेशान कर दिया था। हम जितनी देर यहाँ रुकते, यहाँ से निकलना इतना ही मुश्किल हो जाता, खास तौर से मेरे लिए। मैं वापस हॉल की तरफ आया। गुज़िश्ता रात से मैंने चंद घूंट पानी पिया था और मेरा गला खुश्क हो रहा था, मगर यहाँ पानी नाम की कोई चीज़ ना थी। बीतू का बैग भी गिरफ्तारी के बाद छीन लिया गया था। उसमें पानी और खाने का सामान था। वो बैग ना जाने अब कहाँ था। मुंशी अब होश में था। मेरी और रामन की गुफ्तगू का किस्सा उसने भी सुना था। वो मुझसे बोला, क्या कह रहा था वो? मुंशी, बाजी पर अट गई है। तारीख ने खुद को दोहराया है। रामन ने तुम्हारा तख्ता उलटकर तुम्हारे आदमी की कमान संभाल ली है, और अब वो खुद उन हीरो के चक्कर में है। मुंशी के मुंह से गालियां निकली, मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। मुझे शक है कि वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं तुम्हें सुरंग के मोड़ तक भेज दूं। वो तुम्हें अपने हाथों से शूट करके सबूत दे सकता है। नहीं नहीं। मुंशी खौफजदा हो गया। उसने सचमुच बगावत कर दी है। वो ऐसा ही आदमी है। तब तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? क्योंकि वही अंदर से हमारी सहायता कर सकता था। उसके बगैर हम इतनी आसानी से पैलेस गार्ड्स का सफाई नहीं कर सकते थे। मुंशी, तुमने डेविड शाह तक रसाई कैसे हासिल की थी? मुझे मालूम था वो अरसे से यहाँ है, और असल में तुम्हारे पीछे आया है। जब तुम यहाँ लाए गए थे तब उसने बड़े कुंवर से राब्ता किया था, तो मुझे भी पता चल गया था। तब तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं उसके कब्जे में हूँ? यहाँ पैलेस में मेरे आदमी थे, उनसे मुझे मालूम हो गया कि तुम वापस आ गए हो। मैंने सोचा अगर तुम यहाँ होगे तो सिर्फ डेविड शाह से राब्ता कर सकते हो। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मेरा उससे राब्ते का कोई इरादा नहीं था। उसने मुझे पकड़वाया था फतेह खान की मदद से। मगर मेरा ये अंदाज़ा तो दुरुस्त साबित हुआ ना कि तुम डेविड शाह के पास हो। उसके बाद मेरा काम आसान हो गया। मैंने उससे राब्ता किया। उसे एक आदमी की ज़रूरत थी जो पैलेस से वाकिफ़ हो। मेरी बदकिस्मती कि मैं सारे प्लान से वाकिफ़ था और मैं कामयाब भी रहा, मगर मेरे आदमी तुम्हारी ठीक से तलाशी ना ले सके। मुंशी बोला, दुरुस्त कहा, ये उनकी नाअहली थी, लेकिन असल में कुदरत का खेल है। वो तुम जैसे लोगों को आज़ाद छोड़ दे तो तुम दरिंदों की तरह आसपास के लोगों को फाड़ खाओ। मुंशी ने गहरी सांस ली। मुझे मालूम है तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारा असल दुश्मन कुंवर परिवार है। हाँ, जिसके खुरकुन तुम भी हो। अब ये बताओ कि राजकुंवर कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो डेविड शाह की तहवील में था, ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन मुझे शुबा है कि वो अब डेविड की तहवील में नहीं है
उसने उसे छोड़ने का कहा था। हाँ, लेकिन उसे चिप लगाकर छोड़ा गया था। ऐसी चिप तलाश करना और उसे नाकारा बनाना आजकल बच्चों का खेल है। असल बात यह है कि राजकुंवर से डेविड शाह की कोई डील हो चुकी थी, इसी वजह से उसने उसको छोड़ा, वरना वो हाथ आए दुश्मन को यूं छोड़ने का कायल नहीं है। मुंशी ने गौर किया। तुम्हारा मतलब है डेविड शाह भी डबल गेम खेल रहा है? इस खेल में सभी डबल खिलाड़ी हैं। अब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं। अगर तुम तबई मौत तक जिंदा रहना चाहते हो तो कोई ऐसी हरकत मत करना कि मैं तुम्हें मार दूं। इस वक्त मौत का फरिश्ता, जिसे तुम लोग यमदूत कहते हो, आसपास ही मंडला रहा है। मुंशी को खबरदार करके मैं सुरंग तक आया और सादिया को वॉकी टॉकी से कॉल की। मैंने पूछा, बड़े कुंवर को होश आया? नहीं, लेकिन हिलने जुलने लगे हैं। कोशिश करती रहो, उसे जल्द से जल्द होश मिलाओ, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर अगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो? रिमोट और पिस्तौल तुम्हारे पास है, तुम मजबूर कर सकती हो अगर जरा हिम्मत करो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शाबाश, तुम कर सकती हो। जरूरी नहीं कि तुम बड़े कुंवर को धमकाओ, अपनी अकल से काम लो और उसे राजी करो। अगर देर हुई तो हमारा निकलना मुमकिन नहीं रहेगा, यहाँ हर तरफ दुश्मन है। ठीक है शोभी, मैं समझ गई। वॉकी टॉकी बंद करके मैं मुंशी के पास आया। उसे नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरी आहट महसूस करके वो जल्दी से बैठ गया। मुंशी, अंदर तुम्हारे कितने आदमी हैं? 3, एक मर गया। मैंने उसका वॉकी टॉकी आगे बढ़ाया। उनसे बात करो और सूरत हाल पूछो, बाहर के बारे में कोई इशारा मत देना। उसने सर हिलाया और वॉकी टॉकी का एक बटन दबाया। अंदर क्या हो रहा है? बॉस, वो चैम्बर में है, हम उसे खुलवा नहीं सकते। कुंवर के आदमी को चेक कर लिया, कोई जिंदा तो नहीं? 2 जिंदा थे, उनकी गर्दन काट दी है। गुड, पूरी तरह होशियार रहो, मुंशी ने कहा और वॉकी टॉकी बंद कर दिया। मैंने उसे वापस ले लिया। काबू में आते मुंशी फिर गरबा मिस्कीन बन गया था। उसने इजाजत से कहा, शहबाज जी, अब मेरी आपसे दुश्मनी तो रही नहीं, तो क्यों ना हम मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ें। मुंशी की पेशकश काबिल गौर थी। बेशक अब उसके पास कुछ ना था। उसके आदमी बगावत करके रामन से मिल गए थे, मगर वो यहाँ का भेदी था। यहाँ के बारे में जो वो जानता था वो शायद दोनों कुंवर बिरादरान भी नहीं जानते होंगे। मगर मैंने फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया। मुंशी, अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं? कुछ देर पहले तुम इस बात को भूले हुए थे। मैंने फिर भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर दुश्मनी होती तो पकड़ते मेरे आदमी तुम्हें मार न देते। ये बात मेरे भी जहन में थी, लेकिन मुझे इस पर यकीन था कि मुंशी ने किसी वजह से मुझे और बीतू को मारने से गुरेज किया था। वो हमसे कोई फायदा उठाना चाहता था। मैंने मुंशी से पूछा, हीरे कहाँ हैं और उन्हें किस तरह हासिल किया जा सकता है? वो ऊपर बड़े कुंवर के खास कमरे में है, जो कुछ अर्सा पहले उसका बेडरूम भी था। मुझे याद आया, बड़े कुंवर का सोच विचार वाला कमरा, जिसमें सिर्फ एक कुर्सी और एक आतिशदान था। शुमाल की तरफ खिड़की खुलती थी और उससे आती सर्द हवाएं आतिशदान की गर्मी को ज़ायल करती थीं। बाद में वो बड़े कुंवर का बेडरूम बन गया था। अब वो बेडरूम नहीं है? नहीं, उसे दोबारा उसी हालत में लाया गया था। ये राजकुंवर और तुम लोगों के जाने के बाद हुआ था। ठीक है, वो हीरे वहां हैं तो उन्हें हासिल करना क्या मसला है? मजबूत तरीन तिजोरी को भी काटा जा सकता है। बेशक उसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त तुम्हारे लिए मसला नहीं था। मुंशी ने नफी में सर हिलाया। ये काम सेफ काटने से नहीं हो सकता। इसका मतलब है तिजोरी में कोई ट्रैप है, कोई बम वगैरह? नहीं, उसमें अंदर फास्फोरस की एक तह है। अगर सेफ को गलत नंबर दिया गया तो फास्फोरस जल उठेगा और हीरे खाक हो जाएंगे। ये सब मिनट से भी पहले होगा। तेज तरीन तरीके से भी सेफ खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। मुंशी ने जवाब दिया,